भैया ताजा फल ले लो, 10 रुपए किलो, सबसे मीठे आम। रामपुरा गांव चारों तरफ फैले हरे भरे खेतों, कच्ची पगडंडियों और मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए जाना जाता था। गांव के ज्यादातर लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। उन्हीं लोगों में एक नाम था फगुआ। उम्र मुश्किल से 25 साल होगी, लेकिन चेहरे पर जिम्मेदारियों की ऐसी लकीरें थीं मानो उसने आधी जिंदगी पहले ही जी ली हो। गांव के किनारे उसका एक छोटा सा कच्चा घर था। घर में बस 3 लोग रहते थे, फगुआ, उसकी बूढ़ी माँ गोमती और बहन फूलमती। फूलमती की उम्र 22-23 साल के आसपास थी। पिता की मौत के बाद उसने भी अपने सारे सपने छोड़ दिए थे। अब उसका पूरा दिन घर के कामों में बीतता था। सुबह उठकर चूल्हा जलाना, माँ की देखभाल करना, सब्जियां साफ करना, फगुआ के लिए खाना बांधना और ज़रूरत पड़ने पर खेत में उसका हाथ बटाना, यही उसकी रोज़मर्रा की जिंदगी थी। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उस घर में रहने वाले तीनों लोगों का एक दूसरे के लिए प्यार किसी महल से कम नहीं था। फगुआ जब सिर्फ 10 साल का था, तभी उसके पिता की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी। उस दिन पूरे घर की खुशियां जैसे हमेशा के लिए चली गई थीं। पिता के जाने के बाद रिश्तेदारों ने कुछ दिन तक सहानुभूति दिखाई, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। आखिर में फगुआ, उसकी माँ और उसकी बहन अकेले रह गए। उस दिन के बाद फगुआ ने कभी खुद को बच्चा समझा ही नहीं। स्कूल की किताबों की जगह उसके हाथों में खेती के औजार आ गए। खेल कूद की जगह खेतों की मेढ़ें और सब्जियों की क्यारियां उसकी दुनिया बन गई। उसके पास पुश्तैनी जमीन बहुत कम थी, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। हर मौसम में वह अलग अलग सब्जियां उगाता, भिंडी, बैंगन, लौकी, टमाटर, करेला, पालक, मेथी और हरी मिर्च। सुबह खेत से ताज़ी सब्जियां तोड़कर वह उन्हें साफ करता, टोकरी में बड़े करीने से सजाता और पास के कस्बे के बाजार में बेचने चला जाता। दिन भर की मेहनत के बाद जो भी पैसे मिलते, उन्हीं से घर का राशन आता, माँ की दवा खरीदी जाती और पूरे परिवार का खर्च चलता था। उस सुबह भी सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी ही थी। फगुआ खेत जाने की तैयारी कर रहा था। फगुआ बेटा, जरा इधर तो आ। फगुआ तुरंत मुड़कर माँ के पास आ गया। उसने देखा कि गोमती खाट पर बैठी थी और उनके चेहरे पर हल्की थकान साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ अम्मा? तबीयत फिर से ठीक नहीं लग रही क्या? मेरी चिंता छोड़, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे तेरी चिंता खाए जा रही है। सुबह सबसे पहले खेत, फिर बाजार, फिर घर का काम। कब तक अकेला सब संभालेगा बेटा? जब तक सांस चलेगी तब तक मेहनत करूंगा अम्मा। अगर मैं रुक गया तो घर का चूल्हा भी रुक जाएगा। तेरे बाबूजी होते तो तुझे इतना बोझ कभी नहीं उठाने देते। भगवान ने जाने कैसी परीक्षा लिखती तेरे नसीब में। अम्मा, बाबूजी नहीं है, लेकिन उनकी सीख तो मेरे साथ है। उन्होंने हमेशा कहा था कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। बस उसी बात को पकड़कर जी रहा हूँ। इतने में रसोई से फूलमती बाहर आई। माथे पर पसीने की बूंदें थीं और हाथों पर आटे की हल्की परत लगी हुई थी। सुबह से वह पूरे घर का काम निपटाने में लगी हुई थी। भैया, आज बाजार जाते समय लौटते वक्त अम्मा की दवा लेते आना। कल रात उनकी खांसी फिर बहुत बढ़ गई थी। चिंता मत कर छोटी, आज सब्जियां अच्छे दामों में बिक गईं तो सबसे पहले अम्मा की दवा लेकर आऊंगा। फगुआ ने टोकरी उठाई और खेतों की तरफ बढ़ गया। दूर तक फैली सब्जियों की क्यारियों को देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ गया। हर पौधा उसकी मेहनत की कहानी कह रहा था। उसने झुककर एक एक सब्जी को बड़े प्यार से देखा। अगले दिन सुबह फगुआ हमेशा की तरह ताजी सब्जियों से भरी टोकरी लेकर बाजार पहुंचा। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन उसे उम्मीद थी कि बारिश शाम तक ही होगी। उसने सड़क किनारे अपनी पुरानी चटाई बिछाई, सब्जियां करीने से सजाईं
और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। शुरुआत में कुछ ग्राहक आए, लेकिन तभी अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दुकानदार जल्दबाजी में अपना सामान समेटने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा बाजार सूना पड़ गया। भगवा ने अपनी सब्जियों को बचाने की बहुत कोशिश की। कभी बोरी से ढकता, कभी टोकरी को इधर उधर खिसकाता, लेकिन तेज हवा के साथ आती बारिश के आगे उसकी एक न चली। थोड़ी देर बाद उसे भी मजबूर होकर भीगी हुई सब्जियां उठानी पड़ी और खाली हाथ घर लौटना पड़ा। घर पहुंचते ही फूलमती उसकी भीगी हालत देखकर घबरा गई। भैया, इतनी देर कहाँ रह गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बाहर बारिश भी इतनी तेज हो रही है, और ये सब्जियां क्या आज भी ज्यादातर नहीं बिक पाई? हाँ बहन, आज बारिश ने किसी को कुछ बेचने ही नहीं दिया। लोग घरों से ही बाहर नहीं निकले। सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा, लेकिन सब्जियां लगभग वैसी की वैसी ही रह गई। कोई बात नहीं बेटा, भगवान करे कल मौसम साफ हो जाए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मुझे पूरा भरोसा है कि कल का दिन आज से जरूर बेहतर होगा। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन भी बारिश हुई, उसके अगले दिन भी, फिर एक दिन और। लगातार कई दिनों तक आसमान से पानी बरसता रहा। गांव की गलियां कीचड़ से भर गई। खेतों में पानी जमा होने लगा। बाजार लगभग बंद रहने लगा। घर में रखा आटा, चावल और दाल धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब तीनों दिन में सिर्फ एक बार खाना खाकर गुजारा कर रहे थे। एक सुबह फगुआ ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह खेत जरूर जाएगा। वो तेज बारिश में ही खेत की ओर चल पड़ा। जब वह खेत पहुंचा तो उसके कदम वहीं रुक गए। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। भिंडी के पौधे कीचड़ में दब चुके थे। टमाटर सड़कर जमीन पर बिखरे पड़े थे। लौकियां गल चुकी थी। हरी मिर्च के पौधे टूटकर पानी में बह रहे थे। फगुआ कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखें अपनी मेहनत को यूं बर्बाद होते देखती रहीं। फिर वह घुटनों के बल कीचड़ में बैठ गया। हे ईश्वर, यही तो हमारी रोजी रोटी थी। इन्हीं सब्जियों के सहारे हमारे घर का चूल्हा जलता था। अम्मा और फूलमती के चेहरे पर मुस्कान आती थी। अब मैं उनका पेट कैसे भरूंगा? मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा जब वे उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखेंगी? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मेरी दिन रात की मेहनत एक ही पल में मिट्टी में मिल गई? अगर मेरी कोई गलती है तो उसकी सजा मुझे दे दो, लेकिन मेरे परिवार को इस बेबसी और भूख का दर्द मत सहने दो। वह देर तक वहीं बैठा रोता रहा। फिर उसने खेत में इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ सब्जियां अभी भी पूरी तरह खराब नहीं हुई थीं। उसने उन्हें सावधानी से इकट्ठा किया। टोकरी आधी भी नहीं भर पाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब तक मेरे हाथ पैर सलामत हैं, तब तक मेरी उम्मीद भी जिंदा है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। आज नहीं तो कल मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। शायद आज कोई मेरी सब्जियां खरीद ले, और अगर नहीं भी खरीदी तो मैं फिर कल उसी हिम्मत और भरोसे के साथ निकलूंगा, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान एक दिन जरूर कामयाब होता है। वह भीगी हुई टोकरी उठाकर बाजार पहुंच गया। हमेशा की तरह उसने चटाई बिछाई और बची हुई सब्जियां सामने सजा दी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। बारिश में लोग अपने घरों में सिमटे हुए थे। फगुआ बार बार सड़क की तरफ उम्मीद से देखता, फिर अपनी भीगी हुई सब्जियों की तरफ। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। उसकी आंखों की आखिरी उम्मीद भी बुझने लगी। उसने कांपते हाथों से टोकरी उठाई और भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि आज जब फूलमती पूछेगी, भैया कुछ बिका, तो वह क्या जवाब देगा।
शाम ढल चुकी थी। बारिश अब भी बिना रुके बरस रही थी। फगुआ भीगी हुई टोकरी कंधे पर लटकाए भारी कदमों से घर पहुंचा। उसके चेहरे की उदासी देखकर फूलमती सब समझ गई। उसने कुछ पूछा नहीं, बस चुपचाप उसके हाथ से टोकरी ले ली। गोमती खाट पर लेटी थी। उनकी खांसी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। सांस लेते समय उनके सीने से घरघराहट की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आ गए बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बताओ, आज कुछ सब्जियां बिकी या फिर आज भी किस्मत ने साथ नहीं दिया? नहीं अम्मा, आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। बारिश इतनी थी कि लोग बाजार ही नहीं आए। सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई सब्जी खरीदने नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। आज बुरा समय है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हिम्मत मत हारो, मेहनत करते रहो, भगवान हमारी भी जरूर सुनेंगे। लेकिन उनकी आवाज बता रही थी कि बीमारी हर पल बढ़ती जा रही थी। घर में बस मुट्ठी भर चावल बचे थे। फूलमती ने एक गहरी सांस ली, फिर टोकरी में रखी बची हुई सब्जियों को देखा। कुछ टमाटर, थोड़ा सा बैंगन, लौकी, 2 गाजर और थोड़ी सी मटर अभी भी इस्तेमाल लायक थी। उसने चुपचाप सब्जियां धोई, बारीक काटी और मिट्टी के चूल्हे पर चावल के साथ पकाने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे घर में सब्जियों और मसालों की ऐसी खुशबू फैल गई कि फगुआ भी हैरानी से रसोई की तरफ देखने लगा। फूलमती, आज क्या बना रही है? इतनी अच्छी खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। कुछ खास नहीं भैया, जो सब्जियां बच गई थी उन्हें फेंकने की बजाय चावल में डाल दिया। सोचा देखती हूँ कैसा बनता है। कुछ देर बाद तीनों मिट्टी के फर्श पर बैठकर खाना खाने लगे। फगुआ ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने दूसरा कौर खाया, फिर तीसरा। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में अच्छा बना है या बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अगर बाजार के लोग इसे खा लें तो उंगलियां चाटते रह जाएं। बेटी, तूने तो साधारण चावल को भी दावत जैसा बना दिया। इतना सुनते ही फगुआ अचानक गहरी सोच में डूब गया। उसकी नजर सामने रखी थाली पर टिक गई। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले बैठा रहा। अगर बची हुई सब्जियों से इतना स्वादिष्ट पुलाव बन सकता है, तो क्यों ना हम इसे बेचें? क्या मतलब बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? देखो अम्मा, इस बारिश में लोग कच्ची सब्जियां कम खरीद रहे हैं, लेकिन गर्मा गर्म खाना शायद लोग उसे जरूर खरीदेंगे। अगर हम सब्जियों का पुलाव बनाकर बेचें तो शायद कुछ कमाई हो जाए। लेकिन भैया, घर में तो चावल भी खत्म होने वाले हैं, पुलाव बनाएंगे कैसे? मेरा दोस्त रघु है ना, उससे थोड़े पैसे उधार मांग लूंगा। बस इतना मिल जाए कि कुछ किलो चावल खरीद सकूं। अगर पहला दिन अच्छा रहा तो उसके पैसे भी लौटा दूंगा। बेटा, उधार लेना आसान होता है, लेकिन चुकाना बहुत मुश्किल। इस बारिश में कहीं तुम परेशान ना हो जाना। अम्मा, मेहनत करने वाला इंसान कर्ज और बारिश से नहीं डरता। मुझे खुद पर और फूलमती के हाथ के स्वाद पर पूरा भरोसा है। अगली सुबह बारिश थोड़ी हल्की हुई। फगुआ सीधे अपने दोस्त रघु के घर पहुंचा। रघु ने उसे भीगे कपड़ों में देखा तो तुरंत अंदर बुला लिया। रघु ने फगुआ को पैसे उधार दे दिए। फगुआ तुरंत बाजार से चावल, थोड़े मसाले और कुछ जरूरी सामान खरीदकर घर लौट आया। फूलमती ने कमर कस ली। उसने बची हुई ताजी सब्जियां बारीक काटी, मसालों को भूनकर चावल में मिलाया और बड़े प्यार से गर्मा गर्म सब्जियों का पुलाव तैयार किया। कुछ ही देर में पूरे घर में ऐसी खुशबू फैल गई कि बाहर से गुजरने वाले लोग भी एक बार मुड़कर घर की तरफ देखने लगे। फगुआ ने बड़े जतन से पुलाव को एक बड़े बर्तन में भरा
उसे कपड़े से ढका और ठेले पर रखकर बाहर निकल पड़ा। आज उसके कदमों में पहले जैसी मायूसी नहीं थी। आज उसके साथ एक नई उम्मीद चल रही थी। बाजार पहुंचकर उसने सड़क किनारे अपना छोटा सा ठेला लगाया। बर्तन का ढक्कन बंद था। सामने एक छोटा सा बोर्ड रखा जिस पर कोयले से लिखा था, गर्मा गर्म सब्जियों का पुलाव, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। सुबह का 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा। लोग उसके ठेले के सामने से गुजरते, बोर्ड पढ़ते और आगे बढ़ जाते। किसी ने रुककर पुलाव तक नहीं देखा। फगुआ की धड़कन तेज होने लगी। उधर फूलमती की मेहनत से बना पुलाव धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। ईश्वर, कहीं मुझसे ये फैसला भी गलत तो नहीं हो गया। बड़ी उम्मीद लेकर ये कदम उठाया था, लेकिन अगर आज भी कुछ नहीं बिका तो रघु के उधार के पैसे मैं कैसे लौटाऊंगा? बस मेरी मेहनत पर अपनी कृपा बनाए रखना। तभी फगुआ ने सोचा कि ढक्कन खोल कर रख देता हूं। जैसे ही उसने बर्तन का ढक्कन उठाया, गर्मा गर्म पुलाव की खुशबू हवा में फैल गई। देसी घी, मसालों और ताजी सब्जियों की महक पूरे बाजार में तैरने लगी। पास से गुजर रहे एक रिक्शा चालक के कदम अचानक रुक गए। भाई, ये कैसी खुशबू है? जरा एक प्लेट देना। फगुआ के चेहरे पर उम्मीद की पहली किरण चमकी। उसने तुरंत एक प्लेट भरकर उसके सामने रख दी। रिक्शा चालक ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरी प्लेट साफ कर दी। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं खाया। एक प्लेट और देना, और सामने खड़े मेरे साथी के लिए भी लगा दो। कुछ ही देर में 2 ग्राहक 4 बन गए, 4 से 8, और देखते ही देखते फगुआ के ठेले के सामने लोगों की छोटी सी लाइन लग गई। फगुआ के हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह मुस्कुराते हुए एक के बाद एक प्लेट भरता जा रहा था। शाम होते होते बर्तन का आखिरी दाना भी बिक चुका था। फगुआ ने कांपते हाथों से अपनी जेब में रखे नोट गिने। इतने पैसे उसने कई दिनों बाद एक साथ देखे थे। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। सबसे पहले वह अपने दोस्त रघु के घर पहुंचा और कर्ज पैसे लौटा दिए। उस दिन के बाद फगुआ की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। हर सुबह फूलमती बड़े प्यार से ताज़ा पुलाव बनाती और फगुआ उसे बाजार में बेचने चला जाता। उसकी ईमानदारी, साफ सफाई और स्वाद की चर्चा धीरे धीरे पूरे कस्बे में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसका पुलाव खाने आने लगे। अब घर का राशन समय पर आने लगा। गोमती की दवा भी बिना रुके मिलने लगी और कई दिनों बाद उस छोटे से घर में मुस्कान लौट आई। लेकिन कहते हैं, किसी की तरक्की हर किसी को अच्छी नहीं लगती। उसी बाजार में बद्री नाम का एक आदमी था। उसकी वर्षों पुरानी समोसे और कचौरी की दुकान थी। पहले दोपहर होते होते उसकी दुकान ग्राहकों से भरी रहती थी, लेकिन जब से फगुआ ने पुलाव का ठेला लगाना शुरू किया था, उसके कई पुराने ग्राहक भी फगुआ के पास जाने लगे थे। बद्री दूर खड़ा रोज यह सब देखता रहता। उसने देखा कि लोग उसके समोसों की बजाय फगुआ के ठेले के सामने खड़े हैं। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। कल तक ये लड़का टोकरी लेकर गली गली सब्जियां बेचता फिरता था और आज मेरी ही दुकान के ग्राहक अपनी तरफ खींच रहा है। अगर इसे अभी नहीं रोका तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी दुकान पर कोई नहीं आएगा और मुझे ताला लगाना पड़ेगा। उसने फगुआ की तरफ ऐसी नजर से देखा जिसमें जलन भी थी और नफरत भी। उधर फगुआ अपनी मेहनत की कमाई में खुश था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सफलता ने किसी के दिल में दुश्मनी की ऐसी आग जला दी है जो बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आने वाली थी।
फगुआ का पुलाव अब पूरे बाजार में मशहूर हो चुका था। दोपहर होते होते उसके ठेले के सामने ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती। लोग दूर दूर से सिर्फ उसका पुलाव खाने आते। यह सब देखकर बद्री के मन में जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन बद्री गुस्से से लाल होता हुआ सीधे फगुआ के ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे उसके दो साथी भी खड़े थे। अचानक बाजार का माहौल शांत हो गया। आसपास के दुकानदार भी उनकी तरफ देखने लगे। सुन फगुआ, बहुत नाम कमा लिया तूने। अब चुपचाप अपना ये ठेला यहां से हटा ले। इस बाजार में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। क्यों हटाऊं बद्री भैया? मैंने किसी की जगह पर कब्जा नहीं किया और ना ही किसी का हक छीना है। मैं तो बस ईमानदारी से मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं। सीधी बात समझ में नहीं आती क्या? जब से तू यहाँ आया है मेरे ग्राहक आधे हो गए हैं। अगर कल से तेरा ठेला यहाँ दिखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बद्री भैया, ग्राहक किसी के कहने या डराने से नहीं आते। लोग वहीं जाते हैं जहां उन्हें अच्छी चीज, सही दाम और भरोसा मिलता है। अगर मेरी मेहनत की वजह से लोग मुझसे पुलाव खरीद रहे हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कभी आपका हक छीनने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। याद रख, इस बाजार में वही टिकता है जिसे मैं टिकने देता हूं। ज्यादा अकड़ दिखाने की कोशिश मत करना। मैं यहां किसी से लड़ाई करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ अपनी मेहनत की रोटी कमाने आया हूं। अगर ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह पूरी जिंदगी करता रहूंगा। ठीक है, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तेरी होगी। बाद में मुझे दोष मत देना। यह कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। फगुआ ने उस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसने फिर से ग्राहकों को पुलाव परोसना शुरू कर दिया। उसी दिन दोपहर के समय एक अच्छी साड़ी पहने एक उम्रदराज महिला उसके ठेले पर आई। बेटा, एक प्लेट पुलाव देना। इसकी खुशबू दूर से ही मुझे यहाँ खींच लाई। अभी देता हूं माँ जी, गरम गरम है, संभल कर खाइएगा। वाह बेटा, बहुत स्वादिष्ट बनाया है। इतने सालों बाद इतना अच्छा पुलाव खाया है। भगवान तेरी मेहनत को और बरकत दे। फगुआ ने मुस्कुराकर उनका धन्यवाद किया। महिला पैसे देकर जल्दी जल्दी वहां से चली गई। शाम होने लगी। फगुआ अपना ठेला समेट रहा था कि तभी उसकी नजर बेंच पर रखे एक पर्स पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हाँ, ये पर्स किसका रह गया और ये कैसे आया? शायद कोई भूल गया होगा यहाँ। उसने पर्स उठाकर खोला ताकि मालिक का कोई पता मिल सके। अंदर कुछ रुपए थे, कुछ कागज थे और एक लाल मखमली डिब्बी रखी थी। जैसे ही उसने डिब्बी खोली, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसमें सफेद मोतियों का बेहद सुंदर और कीमती हार रखा था। फगुआ ने तुरंत डिब्बी बंद कर दी। हे ईश्वर, अगर ये हार सचमुच किसी का खो गया है तो उसका मालिक कितना परेशान हो रहा होगा। जिसने भी इसे खरीदा होगा उसने बड़े प्यार और मेहनत की कमाई से लिया होगा। मुझे बस इतना रास्ता दिखाइए कि ये हार सही सलामत अपने असली मालिक तक पहुंच जाए। उसी समय उसे याद आया कि यही पर्स शायद उस महिला का था जो थोड़ी देर पहले पुलाव खाकर गई थी। फगुआ ने बिना एक पल की देर की अपना ठेला वहीं छोड़ा और पर्स हाथ में लेकर उस दिशा में दौड़ पड़ा जिधर वह महिला गई थी। उधर वह महिला सड़क पर घबराई हुई इधर उधर अपना पर्स ढूंढ रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे ईश्वर, मेरा पर्स कहाँ चला गया? उसमें पैसे नहीं, मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। अगर वो हार खो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माताजी, क्या आप यही पर्स ढूंढ रही हैं? महिला ने पलटकर देखा। फगुआ उनके सामने खड़ा था और उसके हाथ में वही पर्स था।
महिला ने कांपते हाथों से पर्स लिया। उन्होंने तुरंत उसे खोला और लाल डिब्बी निकालकर देखी। जैसे ही उन्होंने मोतियों का हार देखा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बेटा, ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है और ये बहुत कीमती भी है। अगर आज ये खो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। तूने मुझे मेरी माँ की याद लौटा दी। माताजी, जी हाँ, ये हार आपका ही था। इसे सही सलामत आपको लौटाना मेरा फर्ज था। किसी की खोई हुई अमानत अपने पास रखना मेरे संस्कार नहीं है। मुझे खुशी है कि ये अपनी असली मालकिन तक वापस पहुंच गया। महिला कुछ पल तक उसे देखती रही। उनके मन में फगुआ की ईमानदारी के लिए गहरा सम्मान पैदा हो चुका था। फगुआ की ईमानदारी की चर्चा अब पूरे इलाके में होने लगी थी। जिसने भी सुना कि उसने कीमती मोतियों का हार बिना किसी लालच के लौटा दिया, वह उसकी तारीफ के बिना नहीं रहता था। दूसरी ओर उसका पुलाव पहले से भी ज्यादा बिकने लगा था। हर शाम वह खुशी खुशी घर लौटता और गोमती की दवा, घर का राशन और जरूरत का सामान लेकर आता। लेकिन बद्री यह सब बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। एक रात उसने अपने 2-3 जान पहचान के लोगों को दुकान पर बुलाया। अगर ये फगुआ इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो एक दिन मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं बचेगा। इसकी मेहनत और ईमानदारी का मुकाबला करना आसान नहीं है। अब इसे रोकने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। तो फिर क्या सोच रखा है? आखिर इसे रोकने का इरादा कैसे पूरा करोगे? कल से पूरे गांव में यही खबर फैला दो कि फगुआ के पुलाव में बासी और खराब सब्जियां डाली जाती हैं। लोगों से कहना कि उसका पुलाव खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। जब लोगों के मन में डर बैठ जाएगा तो कोई भी उसके ठेले के पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगली सुबह वही हुआ। कोई चाय की दुकान पर यही बात कर रहा था, कोई कुएं के पास यही अफवाह दोहरा रहा था, कोई खेतों में काम करते हुए कह रहा था। धीरे धीरे झूठ इतनी तेजी से फैलने लगा कि लोगों ने बिना सच्चाई जाने ही उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उस दिन फगुआ बाजार से थोड़ा जल्दी घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके दरवाजे के सामने गांव के कई लोग इकट्ठा खड़े हैं। सबके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फूलमती घबराई हुई दरवाजे के पास खड़ी थी और गोमती खांसते हुए खाट पर बैठी सब कुछ देख रही थी। क्या बात है? आप सब लोग मेरे घर के सामने इस तरह क्यों खड़े हैं? आखिर हुआ क्या है? अगर कोई बात है तो खुलकर बताइए। अब हमें भोला बनाने की कोशिश मत कर। पूरे गांव में तेरे पुलाव की शिकायत फैल चुकी है। लोग कह रहे हैं कि तेरे यहाँ का खाना ठीक नहीं है। तू लोगों को बासी और खराब पुलाव खिलाता है। यही वजह है कि उसे खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। अब कोई भी तेरे झांसे में नहीं आएगा। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हर सुबह ताजा पुलाव बनाता हूँ और बचा हुआ खाना कभी दोबारा नहीं बेचता। मैं तो खुद भी बासी खाना नहीं खाता, फिर किसी और को कैसे खिला सकता हूँ? भीड़ में खड़ा बद्री चुपचाप मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कुछ पता ही न हो। तभी एक और आदमी चिल्लाया, बहुत सफाई दे चुका तू। अब तेरी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। अगर तूने गांव वालों की जान से खेलना बंद नहीं किया तो सिर्फ तेरा ठेला ही नहीं टूटेगा, बल्कि तुझे भी इस गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। झूठ मत बोलिए, मेरे भैया ऐसे इंसान नहीं है। वे कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं, तभी हमारे घर का चूल्हा जलता है। बिना सच जाने उन पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। तू बीच में मत बोल लड़की। हमें अच्छी तरह पता है कि क्या हो रहा है। हमें किसी की सफाई सुनने की जरूरत नहीं है। फूलमती, रहने दे। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। सच को चिल्लाकर साबित नहीं करना पड़ता। एक ना एक दिन वो अपने आप सबके सामने आ ही जाता है। अगर मेरे पुलाव से सच में कोई बीमार हुआ है तो उसे मेरे सामने लेकर आइए। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं, लेकिन बिना किसी सबूत के सिर्फ अफवाहों के आधार पर मुझे गुनहगार मत बनाइए। भीड़ में सन्नाटा छा गया।
किसी के पास ऐसा एक भी आदमी नहीं था जो सचमुच बीमार पड़ा हो। फिर भी गुस्से में भरे कुछ लोग धमकी देकर चले गए। हम तुझे आखिरी चेतावनी देकर जा रहे हैं। अगर दोबारा तेरे बारे में ऐसी कोई शिकायत सुनने को मिली तो याद रख, इस गांव में तेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। फिर ना तेरा ठेला बचेगा, ना कोई तेरे साथ खड़ा होगा। इतना कहकर सभी लोग वहां से चले गए। दूर खड़ा बद्री यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब देखता हूं फगुआ, तेरी ईमानदारी तुझे आखिर कब तक बचाती है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देख, तेरे लिए ऐसी मुश्किलें खड़ी करूंगा कि तू खुद ही हार मानने पर मजबूर हो जाएगा। उधर फगुआ अपने आंगन में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना कोई गलती किए भी उसकी जिंदगी बार बार मुश्किलों से क्यों भर जाती है। तभी गली के बाहर एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही सबकी नजर उधर चली गई। गाड़ी से वही महिला उतरी जिसका मोतियों का कीमती हार फगुआ ने कुछ दिन पहले लौटाया था। महिला तेज कदमों से फगुआ के पास पहुंची। फगुआ बेटा, मैं कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रही थी। जहां जहां पता चला वहां वहां गई, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। आज आखिरकार भगवान ने तुमसे मिलवा ही दिया। माताजी, आप आइए, बैठिए। भीड़ हैरानी से दोनों को देखने लगी। तभी एक गांव वाला आगे बढ़ा और उत्सुकता से बोला, आप इन्हें जानती हैं? आखिर ये आपके कौन लगते हैं? जानती ही नहीं, मैं इनकी ईमानदारी की गवाह हूँ। आज मैं जो कुछ कहूंगी उसके बाद आप सबको इनकी सच्चाई खुद समझ में आ जाएगी। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। महिला ने सबकी ओर देखते हुए कहना शुरू किया, कुछ दिन पहले मैं इनके ठेले पर पुलाव खाने आई थी। जल्दबाजी में अपना पर्स वहीं भूल गई। उस पर्स में सिर्फ पैसे नहीं थे, मेरी माँ की आखिरी निशानी मोतियों का एक बेहद कीमती हार भी था। उस हार की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं आंकी जा सकती। अगर मैं चाहूं तो उसे बेचकर मेरी आने वाली कई पीढ़ियां बैठे बैठे आराम से जिंदगी गुजार सकती हैं। वो इतना कीमती है। लेकिन इस लड़के ने चाहा होता तो वो हार लेकर कहीं भी गायब हो सकता था, किसी को कभी पता भी नहीं चलता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये बारिश में मुझे ढूंढता हुआ आया और मेरी माँ की आखिरी निशानी मुझे वापस सौंप दी। आज के जमाने में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिस फगुआ पर कुछ देर पहले आरोप लगाए जा रहे थे, उसी की तारीफ अब एक अनजान महिला सबके सामने कर रही थी। औरत ने एक सोने की कटोरी फगुआ को दी। बेटा, ये कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी की कीमत तो दुनिया की कोई दौलत भी नहीं चुका सकती। इसे बस मेरी तरफ से एक छोटा सा आशीर्वाद और इनाम समझकर रख लो। इससे मुझे भी सुकून मिलेगा कि मैंने तुम्हारी सच्चाई का थोड़ा सा सम्मान किया। माताजी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। किसी की खोई हुई चीज लौटाना मेरा कर्तव्य था। इसके बदले मुझे किसी इनाम या पैसे की जरूरत नहीं है। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है बेटा। तुमने मुझे जो माला लौटाई है उसकी कीमत के आगे ये इनाम कुछ भी नहीं है। जो भलाई सिर्फ इनाम के लिए करता है वो व्यापारी होता है, लेकिन जो बिना किसी लालच के भलाई करता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। इसलिए इसे इनाम नहीं, मेरा आशीर्वाद और सम्मान समझकर स्वीकार कर लो। अगर तुम इसे भी ठुकरा दोगे तो मुझे लगेगा कि तुमने मेरा सम्मान स्वीकार नहीं किया। ले ले बेटा, ये कोई दान या एहसान नहीं है, बल्कि तेरी ईमानदारी और अच्छे संस्कारों का सम्मान है। जब ईश्वर किसी की मेहनत और सच्चाई का फल भेजते हैं तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। फगुआ ने दोनों हाथ जोड़कर आदर से सोने की कटोरी स्वीकार कर ली। भीड़ में खड़े लोगों के चेहरे शर्म से झुक गए। जिस इंसान को वे कुछ देर पहले बेईमान कह रहे थे, वही आज अपनी सच्चाई के कारण सम्मान पा रहा था। फगुआ बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने बिना सच जाने अफवाहों पर भरोसा कर लिया।
और तेरी ईमानदारी पर शक कर बैठे। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हो सके तो अपने इन बूढ़ों को माफ कर दे बेटा। दूसरे गांव वाले भी एक एक करके आगे आने लगे। दूर खड़ा बद्री यह सब देख रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। जिस योजना से वह फगुआ को बदनाम करना चाहता था, उसी योजना ने आज फगुआ की इज्जत पूरे गांव में और बढ़ा दी थी। महिला के जाने के बाद फगुआ कई दिनों तक उस सोने की कटोरी को संभाल कर रखे रहा। उसने उसे कभी दौलत नहीं समझा, बल्कि अपनी ईमानदारी का सम्मान माना। लेकिन गोमती की तबीयत, टूटता हुआ घर और बढ़ते काम को देखकर उसने एक दिन बड़ा फैसला लिया। बेटा, ये तेरी ईमानदारी का इनाम है, कोई एहसान नहीं। अगर इससे हमारे घर की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो इसे यूं ही संभाल कर रखने से अच्छा है कि इसका सही काम में इस्तेमाल किया जाए। मेहनत का साथ जब भगवान की कृपा से मिलता है तभी इंसान आगे बढ़ता है। भैया, जब भगवान ने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का फल दिया है तो इस मौके को यूं ही मत जाने दो। इस पैसे से ऐसा काम करो कि तुम्हारी मेहनत और भी आगे बढ़े और हम सब अपने पैरों पर पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े हो सकें। फगुआ ने कुछ पल सोचा, फिर सोने की कटोरी बेच दी। उसे मिले पैसों से सबसे पहले उसने अपने टूटे हुए कच्चे घर की मरम्मत करवाई। बरसात में टपकने वाली छत की जगह मजबूत छत बनवाई गई। बचे हुए पैसों से उसने बाजार में एक छोटी सी दुकान ले ली। अब उसे रोज ठेला लगाने और समेटने की परेशानी नहीं रहती थी। दुकान साफ सुथरी थी। सामने लकड़ी का बोर्ड लगा था, फगुआ का गर्मा गर्म सब्जी पुलाव। हर सुबह फूलमती ताजा पुलाव बनाती और फगुआ मुस्कुराते हुए दुकान खोल देता था। उधर बद्री की दुकान पर सन्नाटा पसरा रहता। वह पहले की तरह ही बासी समोसे और ठंडी कचौड़ियां बेचता रहा। ग्राहकों की पसंद बदल चुकी थी। लोग ताजा और साफ खाना चाहते थे। एक दिन एक ग्राहक ने समोसा खाकर वापस रख दिया। बद्री, ये समोसा तो बिल्कुल बासी है। ना इसमें पहले जैसा स्वाद रहा, ना ही ताजगी। ऊपर से इसकी खुशबू भी अजीब सी आ रही है। ऐसे खाने के पैसे देकर कोई दोबारा यहाँ क्यों आएगा? अगर यही हाल रहा तो तेरी दुकान पर ग्राहक आना ही बंद कर देंगे। चलो भाई, यहाँ खड़े रहकर अपना समय और पैसे दोनों बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। फगुआ की दुकान चलते हैं। वहाँ हर चीज ताजी मिलती है, स्वाद भी बढ़िया होता है और सबसे बड़ी बात, वो हर ग्राहक से इज्जत और मुस्कुरा कर बात करता है। ऐसे मेहनती और ईमानदार आदमी का ही कारोबार आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ही हफ्तों में बद्री की दुकान पर ग्राहक आना लगभग बंद हो गए। पूरे दिन में मुश्किल से 1-2 लोग ही आते। कमाई रुक गई, उधार बढ़ने लगा। आखिरकार एक दिन उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान का शटर गिराते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी बर्बादी की वजह फगुआ नहीं, बल्कि उसका अपना लालच, झूठ और घटिया काम था। उस रात बद्री को बिल्कुल नींद नहीं आई। अगली सुबह वह चुपचाप फगुआ के घर पहुंचा। अरे बद्री भैया, आइए, अंदर आइए। इतने दिनों बाद आप मेरे घर पर आए हैं। खड़े क्यों हैं? बैठिए, बताइए आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? फगुआ, मैं आज किसी काम से या तुम्हें बदनाम करने नहीं आया, बल्कि अपनी गलती मानने आया हूं। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप जैसे बड़े इंसान मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? पहले आराम से बैठिए और मुझे पूरी बात बताइए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी परेशान दिखाई दे रहे हैं? मैंने ही तेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई थी। मैं तुझसे जलने लगा था। मुझे लगा था कि अगर तेरा काम बंद हो जाएगा तो मेरे ग्राहक वापस आ जाएंगे। लेकिन भगवान ने मुझे मेरी गलती की सजा दे दी। मेरी दुकान बंद हो गई। आज समझ आया कि मेहनत और ईमानदारी से लड़ाई कभी झूठ नहीं जीत सकता। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। भैया, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती मान लेना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपके मन में कोई बैर नहीं रखता। यही सच्चे इंसान की पहचान होती है बेटा। जिसके मन में ईमानदारी, दया और माफ करने का गुण होता है, वही जिंदगी में सबसे बड़ा इंसान बनता है। बैर रखने से नहीं, बल्कि दिल बड़ा रखने से रिश्ते और इंसानियत दोनों बची रहती हैं। ईमानदारी, मेहनत और अच्छा व्यवहार
इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां छल, झूठ और जलन कभी नहीं पहुंच सकते। धीरे धीरे फगुआ की छोटी सी दुकान पूरे इलाके की पहचान बन गई। लोग सिर्फ उसके स्वादिष्ट पुलाव के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और विनम्रता के लिए भी दूर दूर से आने लगे। गोमती की जिंदगी सुकून से बीतने लगी और फूलमती के चेहरे पर भी हमेशा मुस्कान रहने लगी। फगुआ ने कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने हर मुश्किल का सामना मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से किया। यही गुण उसे एक साधारण सब्जी वाले से पूरे गांव का सम्मानित इंसान बना गए। याद रखिए, इंसान को अमीर उसका पैसा नहीं, बल्कि उसका चरित्र बनाता है। ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन मंजिल हमेशा सबसे खूबसूरत उसी रास्ते पर मिलती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट करके बताइए। देखते हैं किसका कमेंट सबसे प्यारा होगा।